नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक, तो शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न हमारा विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान से। प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या नियॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम गैस होती है। ठीक, तो इसका कारण क्या है कि हीलियम गैस ही डालते हैं। तो हीलियम गैस है जो अन्य गैसों से मिलकर अपनी क्रिया नहीं करता, जिसके कारण मतलब टायरों में विस्फोट नहीं होता है। हाइड्रोजन जो है ये क्रियाशील गैस है, क्योंकि ये मतलब अन्य गैसों के साथ क्रिया करके वहाँ पे आग लगा सकती है। ठीक, इसलिए हीलियम गैस को डाला जाता है। और गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है जो हवा से हल्की होती है और उड़ने लगता है गुब्बारा। ठीक, इससे तो ये गैस हल्की भी होती है और ये क्रिया नहीं करती अन्य गैसों के साथ, इसके लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो मतलब पानी के अंदर जो तैराक होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ऑक्सीजन के साथ हाइड ये हीलियम गैस ही उपयोग करते हैं। ठीक, अपने टैंकों में। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। तो देखो, इसमें पढ़ लो डिटेल्स और अपनी तरफ से। तो वायुयान के टायरों में भरने के हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिसके वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य होती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी हीलियम माना था, किंतु बाद में संशोधन करके सी स्वीकार किया गया था। ठीक, फिलहाल इसका हीलियम ही होगा। एक मिनट। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ठीक, अभी हम इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको, ये क्या होता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि रात में बल्ब जला के सोने से मुझे नींद नहीं आती ना, ये समस्या होती ना। तो इसके फिलहाल राइट आंसर दो होंगे, ए सत्य है किंतु आर असत्य होता है। ठीक, सी ऑप्शन है। तो तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है। ठीक, ज़्यादा नहीं होता, जिससे निंद्रा में व्यवधान आता है। इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। शरीर में पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है। और पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक, और मस्तिष्क के मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। और दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय रहता है, और जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा होता है तो एससीएन द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है और मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है, और यह रक्त में फैल जाती है, जिसके कारण नींद आने लगती है। ठीक, तो रात में ऐसे ही, इसीलिए रात में अधिकतर लोग बल्ब बंद करके सोते हैं। ठीक, यही कारण होता है इसका। अगला है रसायन विज्ञान से, लाल स्याही बनाई जाती है। तो लाल स्याही फिनॉल, एनिलीन, कांगोरेट से या इयोसिन से। तो लाल स्याही जो है वो इयोसिन से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा। तो स्याही एक द्रव है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो सभी को पता है, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिसमें 1984 में 2 या 3 दिसंबर को वहाँ पे विस्फोट हो गया था। ठीक, तो एक कीटनाशक बना रही थी और इसमें 1984 को भोपाल में विस्फोट हो गया, जिसमें बहुत कम से कम 15,000 लोग मारे गए थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक, तो सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है, और इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ठीक,
तो आयोडीन युक्त समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित साधारण नमक। तो समुद्री नमक को है आप पर डे नहीं खा सकते हो, ठीक। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है। समुद्री नमक के अधिक उपयोग से उच्च रक्तचाप व किडनी खराब होने की संभावना होती है। ये होता है, इसको शुद्ध करके बनाया जाता है समुद्र के पानी से। अगला है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है तो हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों में, वेनेजुएला में एंजल प्रपात के केन झाग से, और चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, या अंडमान निकोबार निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। राइट आंसर होगा ये चीन व जापान के एक देशज पेड़ से प्राप्त होता है कपूर, ठीक। तो प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम सिन्नामोमा कैम्फोरा है और यह एक सदाबहार वृक्ष होता है। यह प्रमुखतः चीन में पाया जाता है, जहाँ से यह जापान, कोरिया, ताइवान व वियतनाम और दुनिया के बाकी देशों में पहुँचा। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर, सहारनपुर व नीलगिरी में पाए जाते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो वसा, अंतःस्रावी हार्मोन, या प्रोटीन, या विटामिन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन, डी ऑप्शन। तो विटामिन जो है भोजन के अवयव हैं जिनको सहायक आहार की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है और रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा भोजन का एक मुख्य अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज तो पेड़ों में पाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं धावक या खिलाड़ी जो है अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है और ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है मानव के बाल एवं नाखून किस चीज़ के बने होते हैं? तो मानव के बाल एवं नाखून ये आपका केराटिन के बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और जानवरों के जो खुर होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं, ठीक। तो मानव के बाल एवं नख, पशुओं के सींग एवं खुर भी केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। अगला है गाय का दूध पीले रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो पीले रंग का कारण होता है केसीन के साथ केरोटीन का जो होता है मिश्रण, ये दूध का रंग पीला कर देता है। अच्छा, कभी आप लोग सोचे हो कि मतलब जैसे हम दूध उबाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद दूध का जो है स्तर बढ़ने लगता है और वो क्या है कि बर्तन से बाहर निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में ये जो केसीन और ये जो प्रोटीन होती है गर्म करने पर इसकी परत बन जाती है जिसके अंदर उसके अंदर जो भाप होती है दूध में वो इस परत को बाहर नहीं छेद पाती और बाहर निकल नहीं पाती, इसलिए दूध को फुला देती है और ऊपर उठने लगता है। और पानी क्यों उबलने पर बाहर नहीं निकलता? पानी क्यों नहीं उबलता है कि इसमें ये परत नहीं पाई जाती है और भाप आराम से आसानी से पानी को फोड़ फोड़ के निकला करती है, लेकिन ये दूध में परत हो जाती है प्रोटीन की, इस वजह से ये भाप बाहर नहीं निकल पाती और मोटी परत हो जाती बाद में, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं मलाई जिसे बोलते हैं वही होती है, ठीक। तो मलाई की परत इसमें बन जाती है, इस वजह से गैस नहीं निकल पाती तो दूध ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगता है, ठीक। अब समझ में आ गया होगा इसका। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और दूध में क्या होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोज इसमें पाया जाता है, ठीक। अगला है कैसीन नमक प्रोटीन के कारण, हाँ मैंने इसको बता दिया, ठीक। तो दूध का रंग पीला होता है और लैक्टोज की मौजूदगी में दूध में हल्की मिठास भी होती है। केसीन भी पाया जाता है, सफ़ेद होता है, केसीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है और केरोटीन और इसकी वजह से लैक्टोज की वजह से पीला होता है। गाय का दूध पीला होता है, भैंस का सफ़ेद होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, मरकरी या रबड़। तो जैव निम्नीकरण जो होता है रबड़ होता है और यह पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से बनता है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के कारण उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसे हंसाने वाली गैस की संज्ञा देते हैं और फ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी बोलते हैं ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है पृथ्वी की
पृथ्वी का जो तापमान है सबसे ज़्यादा इस गैस से गर्म होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये वाहनों से निकलता है और ये क्या है कि इंसान के ब्लड में आसानी से घुल जाता है, जिससे उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को रोकने लगता है। ऑक्सीजन की जो बहाव होता है वो रोकने लगता है और इसकी वजह से इंसान धीरे धीरे मर जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और ओजोन परत को क्षारोचित करती है और ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो शीतलक जैसे फ्रिज वगैरह में ये पाई जाती है और प्रिंटर वाली मशीन और जो फोटोकॉपी मशीनें होती है उसमें भी ये निकलती है। ठीक, तो ओजोन परत समताप में होती है और निचले भाग पर पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। O3 के नाम ऐसे देते हैं। ठीक, और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से नापते हैं। ठीक, और ओजोन परत जहाँ होती है समताप मंडल में, इसी में हवाई जहाज भी उड़ते हैं। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी। प्रतिशतता में 78% आपका पाया जाएगा नाइट्रोजन गैस, 21% आपका ये है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपको अंतरिक्ष में मिलती है, ये आपको 71% की लगभग है। ठीक, तो हाइड्रोजन अंतरिक्ष में है और ये फिलहाल नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं। तो इसका मैंने डिटेल्स बता दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण से। तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव इसके लिए, लेकिन लकड़ी अगर पेड़ पौधे आप काटोगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता रहेगा, जिससे आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मानसून भी नहीं बनेगा। ठीक, तो इसकी वजह से बारिश नहीं होगी और फिर यहाँ दिन का दिन यहाँ समस्याएं पैदा हो जाएगी पृथ्वी पे। अगला है हमारा पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारस्परिक संबंध है जीव और वातावरण का होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल है। प्रश्न पूछा जाता है पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और इनको उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संगठकों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि उनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर से भी संकेत मिलता है। अगला है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण मानी मिट्टी का जो कटाव होता है, कैसे आप लोग रोक सकते हैं, तो वनारोपण करके। मतलब पेड़ पौधे आप लगाओगे तो वो क्या है, मिट्टी को समेट लेती है, अपने में चिपका लेती है, जिस वजह से वहाँ पे मतलब मिट्टी का कटाव बारिश में नहीं होता है। तो वृक्षारोपण वनस्पतियों, विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर, सस्यावर्तन स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित करके, ढलान वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखीय जुताई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन या क्षरण रोका जा सकता है। ठीक, अगला है हमारा, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो लखनऊ जिले की जो सीमा है फिलहाल ये तीनों से जुड़ती है पर बलिया से नहीं जुड़ती है। इसका राइट आंसर है क्योंकि बलिया सबसे पूर्वी हिस्सा है, बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो लखनऊ से सटे हुए जिलों के नाम हम बता दें तो हरदोई है, सीतापुर है, बरेली वो बाराबंकी है और रायबरेली तथा उन्नाव जिले इनसे सीमा साझा करता। कानपुर भी इससे सीमा नहीं साझा करता क्योंकि कानपुर के बीच में उन्नाव जिला पड़ जाता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो विश्व धरोहर स्थल में डोमिनिका और बाइलिंग झील जो है ये है, इसका राइट आंसर विश्व धरोहर में बी ऑप्शन है। ठीक, तो डोमिनिका की बाइलिंग झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर घोषित हुआ था। ठीक, एजेंडा 24 कई बार प्रश्न पूछा गया है, किससे संबंधित है, तो ये सतत विकास से संबंधित था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो एजेंडा 21 के बारे में बताएं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास संबंधित यह योजना है। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान किया गया। यह सतत टिकाऊ विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। ठीक, अगला हमारा, जनरथ नाम दिया गया। जनरथ नाम क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए। जनरथ एसी बसें कहाँ है इसमें, ये है
एसी बस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्नलिखित लागत एसी बस सेवा है, ठीक। तो इसका नाम जनरस दिया गया है और इसमें डिटेल से बता दें थोड़ा, एक मिनट। तो पूर्व रेल मंत्री यही है। तो पूर्व रेल मंत्री कौन थे? लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के थे। गरीब रथ रेल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार ने जनरथ साधारण एसी बस चलाने का फैसला लिया था और जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा 1.5 गुना रखा गया ताकि यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिल सके, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में जन्मदर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी और उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। और जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या इंगित करता है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जन्मदर कितना है? 27 है, जबकि पूरे भारत में 21 है। अतः उत्तर प्रदेश की जन्मदर भारत की जन्मदर से अधिक थी और SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश की जन्मदर 25.1 है, जबकि पूरे भारत की जन्मदर 19.5 है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो फिलहाल ये पुराना प्रश्न है और इसको किसान वर्ष के रूप में संज्ञा दिया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने का बड़ा भाग क्या है? तो सबसे ज़्यादा आय बढ़ाने का व्यापार कर होता है और व्यापार से सबसे ज़्यादा पैसा वसूला जाता है। तो प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की करों से होने वाली आय का सबसे बड़ा SGST यानी स्टेट GST जो होता है, स्वयं कर का राजस्व 38.8% आता है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो नॉलेज पार्क की जो स्थापना है ग्रेटर नोएडा में की गई है और उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना हुई है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। और इसमें मेरठ में खेल का सामान है, बुलंदशहर खुर्जा में आपको सिरेमिक है और गोरखपुर में टेराकोटा, ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में है? तो आलू का अनुसंधान केंद्र जो है आपका पड़ेगा ये आपका मेरठ में, ठीक। और कुफरी पड़ेगा भारत में। तो भारत की तुलना में कुफरी है और उत्तर प्रदेश में आलू मोदीपुर मेरठ में, ठीक। कुफरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा आपका उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग होना चाहिए, ठीक। तो इसी का ये ऑप्शन है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है और उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है? तो मेट्रो का जो है ये फिलहाल इलाहाबाद में नहीं है, आपका कानपुर, आगरा और वाराणसी में आपका ये मेट्रो रेल मिलेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में मेट्रो सेवा है। तो लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 अन्य जनपद जैसे मेरठ, कानपुर, आगरा और वाराणसी में जल्द ही मेट्रो रेल परियोजना का प्रारंभ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर 2015 को इलाहाबाद में मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की गई, जबकि ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। बी होगा। अगला है प्रश्न, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन कहाँ होता है? तो चैती कजरी जो है ये वाराणसी में आपका होगा। राइट आंसर इसका डी होगा। और आगे हमारे प्रश्न तो ये थे आज के हमारे कुछ GS के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे पिछले एग्जाम के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। बाय सभी को, थैंक यू।